नमस्कार, मैं हूँ लवीना जैन अपना कला प्रवाह प्रोग्राम लेकर। और आज हमारी इस श्रृंखला में हमारे गुरु कह सकती हूँ बिल्कुल। और यूके से काजल मैम आज हमारे साथ हैं, काजल शर्मा मैम। तो मैम नमस्ते और बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आशीर्वाद दे रहे हैं आप अपना। और बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आप लोगों से मोटिवेशन लेना और सीखना। थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों से मैं जुड़ सकी और कहीं से भी, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन एकदम आत्मा से जुड़ जाते हैं हिंदुस्तान से। तो ये बहुत मुझे खुशी की बात है और एक्साइटमेंट भी है कि कुछ अच्छी अच्छी बातें कथक की होंगी। और मैं आप लोगों के कार्यक्रम देख रही थी, आप लोगों ने कथक के गुरुजनों से, गुणीजनों से जो वार्ता की है और लोगों को घर बैठ के कथक के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताना, पहुंचाना, ये भी बहुत जरूरी है आजकल। समय का सदुपयोग करना। और ये जो कोविड टाइम इंडिया में इतना पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है, उसमें ये एक एनर्जी दे रहा है हर एक आर्टिस्ट को जो जुड़े हुए हैं, उनको एक कहीं ना कहीं एक ऊर्जा मिल रही है कि हाँ ठीक है, कला हमारे पास है, हम गुरुजनों को सुन रहे हैं, तो एक मोटिवेशन का काम कर रहा है। हम जब छोटे थे तो हम कार्यक्रम देखने के लिए मैं आगरा से लखनऊ जाती थी कार्यक्रम देखने के लिए, दिल्ली जाती थी महाराज जी का परफॉर्मेंसेस देखने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल की जनरेशन के लिए तो ये एक तरह से वरदान है कि घर में बैठ के कहीं कोई इतने मतलब ट्रैवल का चिंता नहीं है, कोई टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, उनको घर बैठ के इससे ज्यादा और अच्छा क्या हो सकता है। मैम हम लोगों के लिए भी बहुत प्लेजर की बात है कि आप लोगों से बात कर पा रहे हैं। और एक यंग जनरेशन को, जो हमारे कार्यक्रम का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि यंग जनरेशन को एक मैसेज मिलना चाहिए कि कैसे आप लोग को अगर कथक विधा में हो तो कैसे आगे बढ़ो। और मेरे हिसाब से आप लोग गुरुजन हो, आप लोगों ने एक रास्ते बनाए हैं, आप लोगों से बेहतर कोई नॉलेज नहीं दे सकता कि आप कैसे आगे इस चीज को लेके चला जाए, मतलब बिल्कुल प्योरिटी के साथ। मैम बिल्कुल, आज हम आपकी लाइफ पर भी सबसे पहले तो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पूछेंगे कि बचपन से कथक में कैसे आपको इतना रुझान हुआ, कैसे आपने सीखना शुरू किया। मैं अपने घर में सबसे छोटी मेंबर, मेरे से 5 बड़ी बहनें और एक सबसे बड़े भाई। और भाई मेरे साइंटिस्ट थे डिफेंस में, और मेरी मदर एक टीचर थी मैथमेटिक्स की, फादर मेरे एक्साइज इंस्पेक्टर थे। घर में कोई ऐसा सच डांस का, म्यूजिक का माहौल नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी बहुत अच्छे सैगल के गाने गाते थे, हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे। हम उनको छोटे होते सुनते थे, वो अपने केवल कमरे में बजाते थे और कमरे में गाते थे बस। तो डीएनए में तो संगीत था। मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, पेंटर। तो मैं जब पैदा हुई थी तो मैं रंगों से खेलती थी और स्केचेस होते थे, मम्मी के पड़े होते थे, कलाकृतियां सारी, स्केचेस हैं, ब्रशेस हैं, कलर्स हैं, मुझे बड़ा फैसिनेट करते थे। और मैं बोल नहीं पाती थी तो मैं स्केच करके बताती थी। तो मूवमेंट के थ्रू और डिजाइनिंग के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू मैं अपने बात को एक्सप्रेस करती थी। तो ये चीज मेरी मम्मी को बहुत अपील की कि इसमें कुछ अलग से है ऐसा। और मैंने अपनी बहनों को कमरे में करते हुए देखा, उस समय तो फिल्मों के गानों पर ही करते थे। और मेरा घर का नाम डॉली था, और वो मुझे डॉल की तरह तैयार कर देती थी। जो भी फिल्म आती थी उस समय की लेटेस्ट, उसका जो लेटेस्ट हिट गाना होता था, उसके कपड़े मेरे पास आ जाते थे, वो लोग मेरे लिए खरीदारी करती थी और मुझे एकदम डॉल की तरह तैयार करके रोज शाम को मैं मोहल्ले में अपना प्रोग्राम करती थी। पेपर की अपनी टिकट बनाती थी, बांटने में जाती थी कि मैं आओ मेरा डांस देख लो। और 2 शौक थे मुझे लवीना।
एक डांस का शौक था और एक मुझे सफाई का शौक था, झाड़ू लगाने का। अच्छा। तो मैं अपनी स्टेज का जो हिस्सा होता था उसमें होता है ना, जैसे पत्ते वत्ते गिर जाते हैं या कुछ है ऐसा, कुछ रबिश पड़ा है, तो मैं पहले उसको झाड़ती थी, सब साफ करती थी, उसके बाद फिर डांस करती थी। तो वो मेरे बचपने की मेमोरीज हैं। और ऐसे करते करते जब एप्रिसिएशन मिलने लगा, मेरी बहनों ने देखा कि ये तो बड़ी सुपरस्टार हो रही है मोहल्ले में, और सब लोग शाम को बच्चे इकट्ठे हो जाते थे डॉली का डांस देखने के लिए। और वो धीरे धीरे चीज फिर तारीफ जो है वो कहते हैं ना कि हाँ, खुशबू को रोक नहीं सकते हैं और एक प्रकाश मोटिवेशन को नहीं मिलता रोका चला जा गया। सकता। हाँ। तो खुद को भी एनकरेजमेंट हुआ कि हाँ, शायद मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, इसलिए मुझे सब तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे मैं अपनी बहन के स्कूल में गई थी और उनको वहां पे एक बच्चे की जरूरत थी एक प्ले में। दुष्यंत और शकुंतला का एक नाटक था, तो उसमें उनको चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी। तो मेरी बहन बनी थी दुष्यंत, तो हमारी शक्ल भी मिलती थी, तो उन्होंने कहा इसको दुष्यंत का बेटा बनाते हैं। तो भरत मेरे कैरेक्टर का नाम था। बाय द वे मेरे बेटे का नाम भी मैंने भरत ही रखा है। So that was my first character in my life. उसमें मैं 3 साल की थी, 3 सवा 3 साल की, और मेरे डायलॉग्स होते थे। तो उसमें शेर होता है भरत के पास, तो प्रियमवदा और अनुसुईया आके कहती हैं, जो शकुंतला की सखियां थी, कि भरत इसको हमें दे दो, हम शेरनी को देंगे, वो इसको दूध पिलाएगी। तो मेरा वो पहला पहला स्टेज पे कार्यक्रम था। तो मैं आपको बताती हूँ, स्टेज पे जाने से पहले, मैं अपने सीन से पहले मैं भागने लगी स्टेज पे, तो मेरे को रोका गया कि अभी नहीं जाओ, अभी तुम्हारा सीन नहीं आया है। मैं पहले से ही तैयार थी स्टेज पे जाने को, ऑडियंस को देखा मैंने और मेरे को रुका नहीं जा रहा था कि मुझे स्टेज पे जाना है, मेरे को डायलॉग्स बोलने। तो आई वॉज बिट लाइक इम्पेशेंट कि छोटे होते कि वो समझ रहे थे कि ये डर रहेगी, लेकिन मैं डर नहीं रही थी, मुझे था कि मेरे कब चांस आएगा। तो मैंने ऑडियंस को देखा, मैं, अब बच्चे इनोसेंट होते हैं, ऑनेस्ट भी होते हैं, मैं भी थी, और ऑनेस्ट तो मैं आज भी हूं। तो मैंने ऑनेस्टी से बड़ा कहा कि ये शेर के मिट्टी का शेर का बच्चा मैं नहीं दूंगा। तो वो मिट्टी का शेर था क्योंकि खिलौना था। तो ऑडियंस हंसने लगी। अब वो प्रियमवदा, अनुसुईया, वो भी ब्रेन वॉश्ड हो गई। उन्होंने भी कहा नहीं, मिट्टी का शेर का बच्चा हमें दे दो। मैंने कहा ये मिट्टी का शेर का बच्चा मैं नहीं दूंगा। ऑडियंस हंसती जा रही है और हम मिट्टी का शेर बोलते जा रहे हैं। तो वो मेरा पहला स्टेज का एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर मैंने मुझे चांस मिला, अपॉर्चुनिटी मिली किसी सेंट जॉन्स कॉलेज, आगरा कॉलेज, आगरा में डिफरेंट कॉलेजेस थे, वहाँ एनुअल फंक्शन होता था। वो कहते बेबी काजल शर्मा को बुलाओ, तो बिंदिया चमकेगी मैं करती थी। एक मेरा बहुत प्रिय पीस था परफॉर्मेंस का, कन्हैया का बालपन। आगरा के कवि हुए हैं मियां नजीर, तो उनका एक रचना थी, यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन। मैं गा के बताती हूँ आपको, मेरा फेवरेट था और मैंने उसके हजारों परफॉर्मेंसेस किए होंगे आगरा में। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन, यारो सुनो यारो सुनो। तो बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है उसमें। एक मुसलमान कवि थे और इतना अच्छा कृष्ण की भक्ति के ऊपर लिखते थे, उदाहरण आजकल के जमाने के लिए। तो वो मेरा एक आइकॉनिक आइटम था और एक बिंदिया चमकेगी था। ऐसे करते 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 फिर मैं आगरा से बाहर जाके परफॉर्म करने लगी, मथुरा, वृंदावन। ऐसे लखनऊ में मेरे को आने का मौका मिला। जन नाट्य संघ इप्टा की एक ब्रांच आगरा में होती थी और राजेंद्र रघुवंशी जी उसके डायरेक्टर होते थे। तो उनके रोज कार्यक्रम होते थे आगरा में किसी ना किसी मंच पे, और वो फिर उन्हीं के साथ मुझे लखनऊ आने का मौका मिला। लखनऊ आपके केसरबाग में नुमाइश लगती थी, उन दिनों नुमाइशें बहुत लगती थी, मेले होते थे। तो उसमें 6 दिन के कार्यक्रम में मेरे 11-12 डांसेस थे एज अ बाल कलाकार। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी ऑडियंस में लच्छू महाराज जी बैठे थे, और उन्होंने वहां देखा मेरा बिंदिया चमकेगी, और वो मम्मी के पास आए और उन्होंने मेरी माँ से कहा कि इसको कल आप मेरी क्लास में लेके आना। तो कैसे डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रही थी। तो
कथक केंद्र लखनऊ में जब मैं गई अगले दिन अपनी माँ के साथ, मेरी उम्र रही होगी 6.5-7 साल, तो महाराज बिंदादीन जी का बहुत एक बड़ा सा पोर्ट्रेट लगा हुआ था। मुझे बिल्कुल क्लियर, अभी भी आंखें बंद करती हूँ तो साक्षात दिखाई देता है। वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जहां से मेरी जिंदगी ने बदलाव लेना था। और लच्छू महाराज जी क्लास में सिखा रहे थे, और जैसे सबको पता है कि वो कितना खूबसूरती से कला पक्ष में भाव पक्ष उनका होता था, तो उनकी इतनी भवें पतली पतली होती थी और इतने नाजुक से उनका काया होती थी, इतने लीन एंड थिन, इतने डेलिकेट से, और उन्होंने एकदम बांसुरी खींच के ली और ऐसे करके जो देखा, धाता का थुंगा का कुछ वो सिखा रहे थे। मेरे से कहा खड़ी हो जा, तो मैं भी खड़ी हो गई, छोटी सी थी। मैंने कहा कुछ मजा आएगा, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ कह रहे हैं ये। और उन्होंने तारीफ की थी मेरे डांस की, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उनके साथ बात करना। अब उन्होंने कहा चलो बनाओ बांसुरी, तो मैंने भी खींचा और जितना मैं कोशिश कर सकती थी मैंने बांसुरी बनाई। अब उनके दांत नहीं थे उस टाइम, तो वो पोपले थे और वो उन्होंने ऐसे किया, अब मैंने भी ऐसे ही किया और एक चांटा उन्होंने मुझे मारा सर पे, तेरे तो दांत है, मेरे दांत नहीं है, तेरे तो दांत है। वो मेरा पहला लेसन था कथक का। उनका प्यार, उनकी डांट और उनका वो जो एक चमत्कारिक इंट्रोडक्शन था कथक का मेरी जिंदगी में, वहां से मेरे कथक की शुरुआत हुई। तो आप समझ सकते हो कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं कि इतने महान कथक सम्राट से ने कहा क्लास में आओ, मेरे से सीखो, और वहां से मुझे रास्ता उन्होंने दिखाया। एक्चुअली तो उन्होंने कहा था मेरी माँ से कि इसको यहाँ छोड़ दो लखनऊ में, ये घर पे रहेगी, बच्चों के साथ सीखेगी करेगी, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि इसकी पढ़ाई भी जरूरी है, छोटी है। तो उन्होंने ही हमें महाराज जी का, बिरजू महाराज जी का मतलब इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा भतीजा है, दिल्ली में है। तो उन्होंने एक तरह से डाइवर्ट करके मुझे रास्ता दिखाया, और फिर मैं दिल्ली गई, मैं महाराज जी से मिली। इस बीच में मेरी मदर ने कथक की क्लासेस मेरे को शुरू करा दी थी आगरा में। तो बाबूलाल श्रीवास्तव जी होते थे हमारे कथक के टीचर, और जयपुर घराना सिखाते थे। तो उनसे मैं शिक्षा लेती रही, और इन बिटवीन मैं महाराज जी के पास भी विजिट करती रहती थी, कभी फिर लखनऊ आती थी तो बड़े महाराज जी के पास विजिट करती थी। तो एक तरह से मेरे लिए मेरी जिंदगी में कथक के फूल खिलने शुरू हो गए थे, और उसकी खुशबू से मैं महक रही थी। मैंने जिस महीने कथक सीखना शुरू किया, दिसंबर, अगले साल जनवरी में कंपटीशन में मेरे टीचर जी ने कहा कि तुम पार्ट लो, और मैं उसमें फर्स्ट आई। तो एक तरह से चमत्कार सा मुझे लगा कि मैंने तो अभी 25-30 दिन पहले सीखना शुरू किया, मैं फर्स्ट आ गई। होता है बचपने में एक एनकरेजमेंट की जरूरत होती है। और महाराज जी के पास जब दिल्ली जाती थी, भारतीय कला केंद्र में महाराज जी सिखाते थे, तो महाराज जी कहते थे अच्छा चलो क्या सीखा, चलो करके दिखाओ। तो महाराज जी तबला लेके बैठते थे। तो एक बार का किस्सा है, महाराज जी ने कहा कि अपनी क्लास रोक दी, रुको रुको रुको, देखो ये आगरा से बच्ची आई है, कुछ करके बताएगी। तो मैं भी बड़ा अपना घुंघरू घुंघरू पहन के खड़े होके कि अब मैं जरा कुछ करके दिखाऊंगी। तो महाराज जी तबला लेके बैठे, कहने लगे अच्छा दिखाओ, तत्कार करो। तो मैं तत्कार शुरू की। तो महाराज जी अब मुझे बस कैसे करें, रोकें कैसे, क्योंकि तो पोलाइट, और महाराज जी इतने विनम्र हैं। तो बच्चे का दिल रखने के लिए बड़े प्यार से महाराज जी ने कहा अरे अब तो मेरे से तबला नहीं बज रहा इतना तेज, आप तो बहुत तेज नाच रहे हो। तो मैं बड़ी खुश की मैं तो बहुत तेज नाच रही हूँ। दैट चाइल्डहुड मेमोरीज जिसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं अपने बेस्ट फॉर्म में हूँ जब मैं कथक के साथ हूँ, तभी से। तो मेरे लिए बहुत क्लियर एक रास्ता था। मैंने सोच लिया था कि अपनी पढ़ाई खत्म करके, देखो मैं 7 साल 8 साल की थी और बीए करने में मुझे 7-8 साल और लगते, 8-10 साल। तब तक मैंने वो अपना जुनून बरकरार रखा, और वो रास्ता मेरे लिए साफ होता जा रहा था कि मैंने महाराज जी से ही सीखना है। तो इस तरह से कथक में मैं मेरे कदम आगे बढ़ते गए। फिर मैं कॉम्पिटिशन में भी पार्ट लिया, संगीत नाटक अकेडमी थे, और उसमें महाराज जी ही जजमेंट पे आते थे।
तो वो देखते भी रहते थे कि ये कितना सीख रही है, क्या है, और हमेशा यही कहते थे जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, जल्दी से पढ़ाई पूरी कर ले और आजा सीखने। तो कुछ मतलब एक एक तरह से कहते हैं ना कि एक अलौकिक वो पुल था, एक अट्रैक्शन था, एक नेचर का कॉल था कि मैंने उसको ही आगे बढ़ाना है। मेरे ब्रदर चाहते थे कि मैं साइंटिस्ट बनूं, डैडी मेरे चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, आईएएस ऑफिसर बनूं, क्योंकि पढ़ाई का घर में अच्छा जोर था। भैया मेरे बाद में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के साथ उनकी टीम में रहे और साइंटिस्ट रहे, तो वो चाहते थे कि इसको एकेडमिक्स में, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, थ्रू आउट फर्स्ट आती थी, और पूरा मैं अपना मतलब ऐसा नहीं था कि मैं डांस में अच्छी हूँ तो मैं पढ़ाई में खराब हूँ, मैं उस पर भी बहुत ध्यान देती थी, क्योंकि मेरी माँ चाहती थी कि जो भी मैं काम करती हूँ वो 100% करूँ। तो ये शुरू से एक लाइफ में डिसिप्लिन का और कथक के जरिए डिसिप्लिन का एक डोज मिलता जा रहा था। मगर आपका, जैसे आपने बताया कि पूरा एकेडमिक माहौल था, तो उस मतलब एक होता है ना कि फैमिली में जब एकेडमिक माहौल होता है, बहुत ज्यादा पढ़ाई के लिए सब लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि फैमिली में सब उसी लाइन में जा रहे हैं, तो तब मुश्किल होती है कि अपनी फॉर्म को प्रेजेंट करना और मतलब फैमिली में भी इस चीज को रखना कि नहीं, हमें इसी फील्ड में ही काम करना है। हाँ, मुझे जुनून था, जिद थी मेरी, और उसमें मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मेरी माँ मेरे साथ हमेशा शील्ड की तरह खड़ी रही और मुझे वो रियाज के लिए उठाती थी। डांस क्लास अगर आज जैसे आगरा की मैं बात करती हूँ, तो अगर वेन्यू चेंज हो गया है, तो अगर रिक्शा करके जाना है, अगर पैदल जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, जितनी मेहनत करनी है, उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। लाइक करियर वाइज मुझे नहीं पता था कि ये करियर भी होता है, या ये एक प्रोफेशन हो सकता है, सोर्स ऑफ इनकम होगा, या ये कोई एक इस तरह से नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, मुझे उसको कुछ नहीं पता था। मुझे अच्छा लगता था, मैं करती थी। और एक तरह से मेरी माँ ने मतलब गाइड किया कि ये रास्ता, मेहनत का रास्ता चुनना है। और क्योंकि मेरी माँ साथ में होती थी तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता था, चिंता ही नहीं थी किसी की। जबकि माहौल का बहुत एंटी एनवायरनमेंट था। मेरे मकान मालिक कहते थे कि इस घर में घुंघरू नहीं बजेगा, नहीं तो मकान खाली कर दो। तो स्टोर रूम में घुंघरू के ऊपर कपड़ा लगा के, चुन्नी लगा के मैं रियाज करती थी। वो सब मेरी माँ मुझे बहुत एनकरेज करती थी, क्योंकि शायद उनको ये था कि इसको मैंने रोकना नहीं है, आगे बढ़ाना है इसको। वो बहुत 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 स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी और बहुत इंस्पायरिंग मेरी लाइफ में उनका रोल रहा है। और कहीं किसी की नहीं मानती थी वो बात। लोग कहते थे, उनके उनके जो हमारे रिश्तेदार होते थे, वो बोलते थे, अरे बेटी से नाच क्यों करवा रहे हो, बेटी को स्टेज पे क्यों ले जा रहे हो, अरे बेटी को ये क्यों करा रहे हो। वो किसी की नहीं सुनती थी। और मेरे इस टाइम मैम आपने सीखा होगा कथक, उस टाइम पे तो लड़कियों के लिए मतलब बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी कि हाँ स्टेज खराब माना जाता था। हाँ, खराब माना जाता था। और यही लोग कहते थे सब रिश्तेदार की, अरे बेटी को क्यों नाच करा रहे हो, बेटी को क्यों नाच करा रहे हो। तो बड़ा मतलब मुझे तो एक तरह से ना, मेरे को तो ढाल थी माँ की। मुझे तो जवाब देना नहीं होता था, मम्मी सारा सॉर्ट आउट करती थी अपना, कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला, उन्हें पता है। और मेरे फादर ये कहते थे कि जब तक मतलब मेरी माँ को उन्होंने कहा था, जब तक तुम साथ में हो, दुनिया के किसी कोने में जाओ, कहाँ जाओ, कुछ करो, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन अकेले नहीं जाना है। अकेले बच्चे को नहीं। छोटी भी थी, और फिर घर में बड़ी बहनों ने माँ का रोल भी प्ले किया, क्योंकि घर निग्लेक्ट होता था। आज मेरी बड़ी बहनें मजाक में कभी कहती हैं कि तुम्हारी सक्सेस में हमारा बहुत हाथ है, तो मैं मानती हूँ उनका पूरा हाथ है, क्योंकि उन्होंने मम्मी के बगैर खुद को ग्रो किया, क्योंकि मम्मी मेरे साथ होती थी। और हफ्ते में 6 दिन 7 दिन प्रोग्राम कर रहे हैं, स्कूल दिन में और शाम को प्रोग्राम।
और कई बार तो ऐसे होता था, फिरोजाबाद, मथुरा, टूंडला, आसपास जो आगरा की जगह है, वहां पे प्रोग्राम करके ओवरनाइट कभी बसेस लेते थे रोडवेज की। और अगर लंबा सफर होता था, ट्रेन से आ रहे हैं, तो मम्मी साथ में मेरा स्कूल का बैग भी लेके जाती थी। ट्रेन में पढ़ाई भी होती थी मेरी, होमवर्क भी होता था मेरा। और बात की स्टेज में मैं बताऊं, बात की स्टेज में जैसे लखनऊ का मुझे याद है कि लखनऊ मेरा बहुत कार्यक्रम होते थे, लखनऊ बहुत आना जाना था। लखनऊ मेरे लिए मेरा जन्म स्थान तो आगरा है, लेकिन लखनऊ भी बहुत मेरा प्रिय एक शहर था, क्योंकि कथक का मुझे वहीं से हुनर मिला था। तो मैं अपनी चीजें बनाती जाती थी ट्रेन में, जैसे ना ऐसे कुछ करके अपना करना है, कोई दूसरी ताल करनी है, 11 मात्रा की चीज, झपताल की चीज। तो मम्मी मुझे इशारा करती थी कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, तो मैं शॉल में अपना हाथ ढक के फिर अंदर चीजें बनाती थी, करती थी। इस तरह के माहौल में, क्योंकि लड़की है, अच्छा अगर टेलीविजन पे आ रहे हैं या न्यूज़पेपर में आ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रसिद्धि मिलने लग जाती है, तो लोग जानने लग जाते हैं। तो वो भी थोड़ा रहता था कि फिर ट्रेन में थोड़ा मैं अपना मुंह कवर करके शॉल में जैसे, और डर भी लगता था क्योंकि अकेले ट्रेवल कर रहे हैं, अगर उस कंपार्टमेंट में कोई और फीमेल नहीं है, मैं और मम्मी ही हैं, तो थोड़ा ऑकवर्ड भी। प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं अकेले, लाइट चली गई, तो अपने को थोड़ा सा खुद ही मतलब प्रिकॉशंस लेके चलना होता था। आजकल की तरह वाली स्वतंत्रता या आजादी वैसे नहीं थी, तो मुश्किल था बहुत। रिक्शे से जाना है स्टेशन, और स्टेशन दूर है 4 किलोमीटर घर से, 11 बजे की ट्रेन है, तो रात को जाने की बजाय शाम को मम्मी 6 बजे ही हम लोग स्टेशन पहुंच जाते थे। हाँ, इस तरह के स्ट्रगल बहुत था। और उस टाइम का जो आप लोगों का जो दौर था, उस टाइम पे आप लोग जब कथक, आपका एक बैच जैसा हमने सुना है कि जैसे दुर्गा मैम का और आप लोग का बड़ा फेमस बैच रहता था, बहुत मानस उसमें जी ने कहते एक थे बार कहा, प्रेस्टीज सारे कथक के कहे जाते थे। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं उस बैच की हूँ, और कथक केंद्र का वो बहुत अच्छा बैच था। कथक केंद्र ने बड़े अच्छे अच्छे कलाकार दिए हैं कथक में। और महाराज जी जब कहते हैं कि वो उनकी जिंदगी का गोल्डन पीरियड था एज अ गुरु, जब वो कथक केंद्र में हम लोगों को सिखा रहे थे, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बड़ा अवार्ड कुछ हो नहीं सकता, कि जब गुरु खुद खुश हो कि उसने हमें सिखाया और हमें बनाया। तो वो पीरियड था, दुर्गा, मैं, वेरोनिक। अभी जैसे कुछ टुकड़े हम नाचते हैं, तिदा तिदा थे तेर थे ता थे, तिदा तिदा थे तेर थे ता थे, ita ta ta तेर 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 थे ता थे, tat 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 तेर 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 थे ता थे, tat 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 तेर 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 थे ता थे। ये इस तरह के टुकड़ों का चलन। अब मैं दिल्ली जाती हूँ, कभी नाचती हूँ, तो जो हमारे जूनियर थे या और जो कथक इनके बैचमेट्स वगैरह थे, वो कहते हैं अच्छा ये वो वाले टाइम के टुकड़े, दुर्गा, काजल, वेरोनिक वाले टाइम के। फेमस हो करंट लग गई। गई। हाँ, हम लोग सब साथ के थे। राजेंद्र गंगानी, हम तो राजू बोलते थे उसको, हम लोग सब एक साथ के थे। राजू, मैं, दुर्गा, वेरोनिक, प्रेरणा, जय किशन, दीपक तो बहुत छोटे थे उस टाइम, और किरण होती थी, भार्गव, नंद किशोर का पोते, ये हम लोग सब एक बैच के थे। बैच बहुत क्लीन बैच, हमने भी उसकी बहुत चर्चाएं सुनी है कि बहुत क्लीन बैच होता था उस टाइम का वो। तो महाराज जी ने बहुत सारी, बहुत प्यार से सिखाया, बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से सिखाया। और कहीं ना कहीं जो दौर से आप लोगों ने सीखा और जिस डिवोशन से सीखा, और जो चीजें गुरु के लिए आप लोग जो समर्पित थे, वो आज की जनरेशन के लिए ये एक सीख है कि किस डिवोशन से गुरु से सीखा जाता है, जिस चीज की आज के समय में कमी लगती है। हमने कभी भी मटेरियल के पीछे नहीं भागे। हमने कभी भी महाराज जी को ये नहीं कहा कि महाराज जी ये सिखाइए वो सिखाइए। जो उन्होंने सिखाया, जैसे सिखाया, और जो उन्होंने कहा
कि इसका रियाज करो, कुछ परन थी गद्दिन न गिटे तक तेरे गिटे तक, वो सब छंद थे गद्दिन के, किट तक थुन थुन के। और क्योंकि मैं बचपन में जयपुर घराना सीखती थी तो मुझे लखनऊ घराना सीखना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि 6-7 साल 8 साल आगरा में जब मैं सीखा, जयपुर घराना सीखा, तो उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा मुश्किल था। और महाराज जी का तो एक इतना मतलब अंदाज ऐसा है कि लगती चीज ऐसे है कि बड़ी आराम से हो रही है, लेकिन जब उसको करते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। उसकी बंदिश भी, उसकी अदायगी भी, उसका मूवमेंट, उसका हस्तक, उसका एग्जीक्यूशन अनबिलीवेबल होता है। और जब महाराज जी खड़े होके सिखाने लगते थे तो हम लोग एकदम ऐसे हो जाते थे कि अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि बैठ के सिखा रहे हैं तो थोड़ा सा कम इन्वॉल्व हो रहे हैं, जब खड़े होके सिखा रहे हैं तो बॉडी का मूवमेंट और पसली का उसमें इनहेल करना, जैसे छोड़ना, हाथ आंख, घूंघट है तो कैसे उसको कसना है, कैसे उसको पकड़ना है, और ये अगर घूंघट की लाइन है, कपड़े की लाइन है, तो कैसे उसमें से देख के देखना है, और फिर मतलब नजर वहां तक जाए और कुछ क्रिएट हो जाए। एब्स्ट्रैक्ट में कैसे उसको सजाना है, कह सकते हैं, छोटी छोटी बारीकियां। और मीन जब सिखाते थे तो महाराज जी कहते देखो पीठ पे हाथ रख के देखो, और बिल्कुल ऐसा लगता था कि उनका जो पसली है पीछे, रिब्स हैं, उसमें एक अंदर मीन अंदर से निकल के जा रही है। इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह से सीखना। और एक सम महाराज जी ने सिखाया था, कहा कि पैर को अगर मेरे हिला के दिखाओ तो मैं मानू। तो हम सब लोग पैर हिला रहे, हिल नहीं रहा महाराज जी का पैर। मतलब इतना फोर्स, इतना उसमें ग्रिप था, इतना जमीन के साथ जुड़ाव सम पे, और पूरी बॉडी का वजन। इस तरह की चीजें हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, इस तरह से सीखा और घंटों घंटों सीखा, और रोज सीखते थे घंटों घंटों। मैं सारी चीजों को जाके जो भी महाराज जी सिखाते थे मैं लिखती थी, सिर्फ मटेरियल नहीं, उन्होंने जो कहा उसको भी मैं लिखती थी। सम क्या है, घराना क्या है, लय क्या है, नजर क्या है, अंदाज क्या है, हस्तक क्या है, तीन ताल क्या है, झपताल क्या है, सारा कुछ लिखती थी, डॉक्यूमेंटेशन करती थी। तो जब हमारा एग्जाम हुआ स्पेशलाइजेशन का, उसमें मोहन राव कल्याणपुरकर जी थे, कुमुदनी लाखिया जी थी, कुंदनलाल गंगानी जी थे, महाराज जी बैठे, मुन्ना शुक्ला जी बैठे, रेवा विद्यार्थी जी बैठी। तो मेरा एग्जाम, मैंने वो कॉपी अपनी बुकलेट सामने रखी महाराज जी के, तो महाराज जी ने उसको पढ़ा, देखा, वो इतने खुश हुए मैं बता नहीं सकती, इतने खुश हुए। और बाद में फिर उन्होंने क्लास में आके शायद कहा कि देखो काजल से सीखो, वो कैसे सब चीजों को जोड़ के रखती है, प्रिजर्व करके रखती है। और ना सिर्फ बुक में प्रिजर्व करना, उनके मूवमेंट्स को मैं सुबह 4 बजे उठ के हॉस्टल में महाराज जी को इमेजिन करके कि कैसे निकल के जाता है मूवमेंट, कैसे जाना है, तो उनका मुझे प्रोफाइल दिखा था, तो परछाई में मेरा प्रोफाइल, दीवार पे मैं परछाई में अपने को करेक्ट करती थी, क्योंकि सीनियर से हमें थोड़ा डर लगता था सीखने में। और जहाँ पे ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ सब लोग अपने अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वहां पे आपको बहनों वाला प्यार नहीं मिलेगा, कंपटीशन होता है। तो हर जना चाहता है कि एक से आगे बढ़ के जाए, हेल्दी कंपटीशन, उस समय हेल्दी कंपटीशन की मतलब। तो उस तरह से थोड़ा एक मैनरिज्म भी होते हैं सीनियर्स जूनियर्स के, तो थोड़ा डर भी लगता था। और मैं नई नई आई हुई थी हॉस्टल में, तो मैंने कहा मैं किसी से पूछने की बजाय मैं अपने परछाई को देख के ही खुद सेल्फ करेक्शन करूंगी। उसने मुझे बहुत एक तरह से शक्ति दी और हेल्प किया। और मेरी शिकायत फिर किसी ने कर दी कि ये तो सुबह उठ के 4 बजे हॉस्टल में सबको उठा देती है, हमें नींद नहीं आ पाती है, और ये प्रैक्टिस करती है। क्योंकि मुझे तो अपने आप, मैं तो मिशन के साथ आई थी, मुझे तो सीखना था और अपने को प्रूव करना था। और जब मैं महाराज जी के पास कथक गई थी सीखने, तो मैं बहुत नाचती हुई गई थी, मेरे कार्यक्रम बहुत होते थे सोलो, तो उस पर ब्रेक लगाना था, क्योंकि सीखना था, मेरा नेशनल स्कॉलरशिप था, तो अगर मैं एब्सेंट होंगी तो वो मेरा ही नुकसान है। तो मैंने अपने कार्यक्रम कम कर दिए थे।
तो एक तरह से अपने को पूरा उसी माहौल में ढालना था कि मैंने सीखना है, सीखना है, सीखना है और कुछ यहाँ से करके जाना है, वो कुछ फोकस कुछ डाइट बनना है, कुछ करना बिल्कुल एक ट्रैक क्लियर था कि बस करना ही है। है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्लियर कि मुझे यहाँ से कुछ करना है, मुझे अपने गुरु का नाम करना है, मुझे एक उदाहरण बन के निकलना है यहाँ से। और उसके बाद से कथक केंद्र में ये सिस्टम शुरू हुआ। कोठारी जी, केशव कोठारी जी डायरेक्टर होते थे, उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे थोड़ा डर लगा कि आप किसी ने मेरी शिकायत कर दी है। अर्जुन वगैरह होते थे उस समय, अर्जुन मेरे से जूनियर रहा है, अर्जुन मिश्रा। तो रियाज वगैरह हम लोग जैसे मैं करती थी तो शिकायत कर दी, तो केशव जी ने बुलाया। मैंने सोचा अब तो डांट लगेगी, शायद ऐसे तो नहीं कह दें कि तुम अपने घर जाओ वापस, तुम सबको तंग कर रही हो। तो उन्होंने, केशव जी ने कहा कि तुम रियाज करना चाहती हो काजल? मैंने कहा जी। तो हम कथक केंद्र खुलवा देंगे। तो कथक केंद्र सुबह सुबह खुलवा देते थे वो। और फिर उन्होंने तबला प्लेयर अरेंज करके दिया। फिर तो मेरे साथ बहुत सारे लोग आ गए रियाज करने के लिए। और एक कमरा नहीं, फिर पूरा कथक केंद्र ऊपर की फ्लोर खुल जाती थी। वहां से सिस्टम शुरू हुआ रियाज करने का। तो दैट वाज 1981। मैंने 80 में कथक केंद्र में ज्वाइन किया था महाराज जी के पास। तो इट वुड हैव बीन 1980 81 जब मैं रियाज में, मतलब जैसे कहते हैं ना, पगला गई थी, रियाज करना है। हाँ, एक जोश, हाँ, जुनून बिल्कुल। हाँ, जुनून था। और महाराज जी कहते हैं 100 बार करके आओ। तो मैं वाकई में ही 100 बार उसको करती थी, 100 बार करके जाती थी। अभी भी कुछ परने ऐसी हैं महाराज जी ने जो सिखाई कि का रियाज करो, और हम अगर रियाज नहीं कर पाए तो मैं उनको परफॉर्म नहीं करती। ईमानदारी, ये नहीं कि इतने साल तो 50 साल तो कथक में होगा, ये बिना रियाज के चलो मैं निकाल देती हूँ परन, नहीं। अभी मुझे रियाज करना है उन चीजों का, और तब मैं जाके वो परफॉर्म करूंगी। ये और अपनी आर्ट के साथ ऑनेस्टी है कि अगर हमें नहीं लगता कि नहीं, हम अभी उस पे नहीं काम किया है थोड़े दिन, तो अभी वो मंच हाँ, के लायक नहीं है तो नहीं करना। हाँ, वो पैर अभी ठीक से नहीं निकल रहा। और पैर आसान नहीं होता निकालना, हर बंदिश में पैर तो पूरा निकलना चाहिए कथक में। जो बोल हमारा पढ़ंत में जा रहा है वो पैर से जाना चाहिए। पढ़ंत में जैसे वेरिएशन है ऐसे पैर में वेरिएशन है, और पैर का वेरिएशन से ही ऊपर का मूवमेंट सजता है। अगर अगर टेक्निकली प्रॉब्लम कहा जाए तो अगर जैसे पैर अगर फंस रहा होता है तो आप वो चीज पूरी अच्छे से कर नहीं पाएंगे, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। अलाइनमेंट ही नहीं आएगा, अलाइनमेंट ही नहीं आएगा, आपका फाउंडेशन नहीं है। पैर तो खड़ा हुआ है, आपका सारा बॉडी वेट आपके पैर पे है। तो जैसे ये परन है दिन दिन, दिन के लिए अब जब आप दिन एको होता है तो उसके लिए पैर उठाना पड़ता है। दिन घुंघरू जब दिन, तब एको आता है। कहाँ पैर को जमा के रखना है, कहाँ पैर को हल्का रखना है, और पैर का जो सारा सोल है, कहाँ ये हिस्सा यूज होना है, कहाँ ये हील में भी ये हील का ये हिस्सा, हील का ये हिस्सा, इनर हील तकिट तकिट धिन तकिट, धिन में पूरा ये नहीं जाता, यहां तक काइंड ऑफ जाता है। पूरा पैर लगाएंगे तो फंस जाएगा। ये सारी डिटेल्स महीन करने से, महीन चीजें हैं ये। बारीक चीजें जो सीखी महाराज जी ने सिखाई, और फिर हमने आके उसको अभ्यास किया, तभी उसके साथ जस्टिस हो पाई। आप जब कथक केंद्र से सीख के निकले, उसके बाद की जो लाइफ थी वो कैसी थी? जब एक मतलब एक स्टूडेंट लाइफ खत्म होके एक धीरे धीरे वो परफॉर्मर की लाइफ आने लगती है, थोड़ा फोकस्ड हो जाता है काम के ऊपर, कैसे करना है इसको, तब तक तो सीखने का जोश रहता है। कथक को सीखने से डेफिनेटली अनुशासन तो आया, वो तो बचपन से ही हमारे फैमिली में था, माँ ने दिया था, वो तो घुट्टी पिला दी थी अनुशासन की। तो कथक केंद्र से मैं जब सीख के आई तो एक चीज जरूर लगती थी कि वो मिस करते थे माहौल, और रोज का जो सीखना जाना था वो मिस करते थे। तो उसकी जगह मैं अपना 4 बजे उठ के सुबह अभ्यास करती थी। जैसे मैं अपनी क्लास कर रही हूँ, 4-5 घंटे हम महाराज जी से सीखते थे, 4-5 घंटे मैंने अपना रियाज शुरू किया। और महाराज जी ने एक चीज कही थी जो मैं हमेशा
अपने आगे रख के चलती हूँ वो वाक्य उनका, और वही वाक्य मुझे यहाँ तक लेके आया है कि मैं एक बीज के तौर पे एक पौधा दे रहा हूं, उस पौधे से तुमने पेड़ बनाना है। अगर मेरी छत्र छाया में रहोगे बरगद के पेड़ के नीचे तो पनप नहीं पाओगे, या दिमाग अपना या इस्तेमाल नहीं। गंभीरता, मतलब वो सोच अपने स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे उनको बढ़ाना भी है। हाँ, जैसे माँ बाप करते ना, बच्चे को अलग करते हैं उसकी अच्छाई के लिए, और कि जाओ जाके अपना पेड़, अपना पौधा लगाओ और उसका पेड़ बनाओ और उसको सींचो, और उसको सींचो और उसका आनंद लो, उसमें फल आएंगे, फिर उसमें फूल आएंगे। तो ये एक सिर्फ कहावत नहीं है, ये पूरी इसमें मतलब 50 50 साल 52 साल कथक की यात्रा है मेरी। तो 80 में मैं महाराज जी के पास थी, उस बात को भी 40 साल हो गए हैं। वहां से लेके पौधा अभी मेरा पनप रहा है, पेड़ बना रही हूँ, और पेड़ की शाखाएं बढ़ती जा रही हैं, ब्रांचेस निकलती जा रही हैं, फूल उग रहे हैं, फल उग रहे हैं। तो वो ही एक तरह से कॉन्सेप्ट है मेरा क्रिएटिविटी का, कि बीज वही है। मैंने अपना बीज नहीं बदला, मैंने यहाँ पे आके, इंग्लैंड में आके कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि मैं कंटेम्प्रेरी में चली जाऊं या मेरी क्लास भर जाएगी, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़ देती हूँ, थोड़ा वैसे कर थोड़ा देती हूँ। अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। चाहे 2 बच्चे सीखें, एक बच्चा सीखे, लेकिन वो ही सीखे जो सीखना चाहता है और जिसको मैं अपने तरीके से सिखाऊं, जैसे मैंने सीखा है। इतनी अमूल्य धरोहर है ये। जैसे कहते हैं ना, कभी हम किसी चीज को देते हैं, किसी को कीमती चीज होती है तो उसको कहते हैं ध्यान से रखना, संभाल के रखना। हम ऐसे नहीं कह देते हैं कि ठीक है मन करे तो इसको बदल देना, ऐसा नहीं होता। तो इतना कुछ सीखा है, और क्रिएटिविटी करनी चाहिए, क्रिएटिविटी चल रही है, क्योंकि वो जो सीखा है उसके जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हर एक का, कला का तो इतना एक वास्ट इसका एक रेंज होती है। एक तो धारा ऐसी बहती है कि हर एक जना उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन करता रहता है, तो वो बहती रहती है। लेकिन जो एक सदियों से एक प्रवाह चल रहा है, उसी धारा में बहना है। अगर हम धारा के विपरीत चले जाते हैं तो हम भटक जाते हैं। ये जो आप भटकाव की बात कर रही हैं, इस चीज को, ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये इसी का मैसेज है कि जो जनरेशन का भटकाव कहीं ना कहीं हो रहा है जल्दबाजी की वजह से, मतलब एक ठहराव नहीं आ रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हर एक जनरेशन में परिवर्तन आता है। हमसे जो लोग पहले करके गए, उनसे, उनके कंपैरिजन में हम लोग थोड़ा कुछ फर्क किए। चेंज इज अ लॉ ऑफ लाइफ, परिवर्तन आता है, लेकिन परिवर्तन उसकी समृद्धता को बढ़ाना चाहिए। उसको अगर परिवर्तन से नुकसान हो रहा है तो ऐसा परिवर्तन तो वेलकम नहीं होना चाहिए। उसकी उसकी खूबसूरती को और निखारे, उसमें और एनहेंसिंग हो, उसी उसी डायरेक्शन में। जैसे कहने का मतलब है कि मैंने इस तरह से भी देखा है कि कुछ लोग रोलर स्केट्स पहन के भी कथक करते हैं और भांगड़ा के साथ कथक मिला देते हैं, और कई चीजें कंफ्यूजन बहुत, फ्यूजन हाँ, चलता बहुत रहता है। फ्यूजन जिसको नाम दे रहे हैं आजकल। और पता नहीं क्यों हिंदुस्तान की यंग जनरेशन पाश्चात्य की तरफ क्यों जा रही है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं 27 साल से इंग्लैंड में रहती हूँ। मैं जब अपनी क्लास में जाती हूँ, पेरेंट्स कहते हैं कि आपसे सिर्फ बच्चे कथक नहीं सीखते हैं, आपसे हिंदुस्तानी संस्कार सीखते हैं, हिंदुस्तानी संस्कृति सीखते हैं, भाषा सीखते हैं। हिंदी का रोल है उसमें, हमारे संस्कारों का रोल है, हमारे मूल्यों का रोल है, हमारे मैनरिज्म है।
जो हमारे परिवार का ताना बाना है, जो गुरु शिष्य परंपरा का ताना बाना है, हम उसको लेके चलते हैं। मुझे बड़ा तरस आता है ऐसे लोगों पे जो कहते हैं कि हम कथक को इंडियन कल्चर के साथ नहीं जोड़ सकते। तो इस तरह की विचारधारा से मैं दूर रहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए कथक मेरे देश की संस्कृति का एक प्रतीक है। ये प्रतीक अगर मैं आपके लिए, आप यूके में बैठ के आप जिस तरीके से कथक का जो भी आप अपना योगदान दे रही हैं, और एक कह सकते हैं कि झंडा जो हमारे हिंदुस्तान की कल्चर का है उसको लेके आप वहाँ बैठे हैं, उसकी छाया में लोग सीख रहे हैं, तो कैसे आपको जो इंडिया में रहकर आपने सीखा और आपने पूरा एजुकेशन पार्ट यहाँ किया, सब चीजें एक आफ्टर एक टाइम आता है जब आफ्टर 30+ के बाद की जो लाइफ होती है, 30-35+ की, जब आफ्टर मैरिज एक एक ठहराव आता है, फिर उसके बाद दोबारा चीजें शुरू होती है। आप इंडिया से जाके यूके में है, क्या परिवर्तन आपको लगा और उस दौरान आपने क्या स्ट्रगल फेस किया? मेरा कार्यक्रम था 29 अप्रैल 1993 उदयपुर में, और मेरी शादी हुई 28 जून 1993। तो बड़ी जल्दी सब कुछ ऐसे हुआ, ये भी डेस्टिन था। और उसके बाद देश छोड़ के मेरे हस्बैंड जर्मनी में सेटल थे, तो जर्मनी जाना पड़ा। फिर जर्मनी से हम लोग मूव किए इंग्लैंड में। 94 में मैं माँ बनी, मेरा बेटा हुआ। 98 में दूसरा छोटा बेटा हुआ मेरा। तो उस दौरान मैं कथक से दूर थी, मंच से दूर थी, सिखाने से दूर थी। लेकिन कथक यहाँ पे था, जहन में था, आत्मा में था, क्योंकि वो तो अपनी सांस की तरह से, खून की तरह से अंदर था। हाँ, मैं कॉम्प्रोमाइज ये नहीं कर रही थी कि मैं बच्चों को नेग्लेक्ट करके मैं मंच अपना प्रदर्शन के लिए जा रही हूँ। तो मैंने उस चीज को, जैसे मेरी माँ का इंस्ट्रक्शन थे, 100% अपना करो, बच्चों की परवरिश पे ध्यान दिया, अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय किया। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि उस टाइम मैंने मंच से या अपनी परफॉर्मिंग करियर से मैं दूर रही। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि अब मैं उसको रिवाइव करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया कि उस टाइम मैंने अपने परिवार को ध्यान दिया, और अब परिवार मेरे को ध्यान दे रहा है। बच्चों को उस चीज की कदर है कि माँ ने कितना अपने करियर को ब्रेक करके पॉज पे रख के ये हमें परवरिश की, उसकी वैल्यू है जो उनको मेरे पूरे जन्म तक रहेगी। उनको अच्छे संस्कार दिए, अच्छा इंसान बनाया। ये महाराज जी ने भी मेरे से पूछा था कि तू इतने सालों तक, 11-12 सालों तक कथक से दूर रही, तो कैसा लगा? मैंने कहा महाराज जी, मैं आपको अपने बच्चों से मिलाऊंगी, फैमिली से, आपको जवाब तब मिलेगा। तो महाराज जी मेरे घर पे आए, मेरे घर पे ठहरे, चेस्टर में आए थे मेरे घर पे, बहुत सौभाग्य था मेरा। और मेरे घर पे ठहरे महाराज जी कुछ दिन, और बच्चों से मिले, और बच्चों को मिलके फिर महाराज जी कहने लगे कि अब मुझे पूरा अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि तू कथक से दूर क्यों थी, और तूने बड़ा अच्छे संस्कार बच्चों को दिए हैं। और कथक कहीं गया नहीं था, सिर्फ ये था कि थोड़ा ठहराव आ गया था, जिस ठहराव की आपने बात की। अब मैंने सोचा नहीं था कि मैं दोबारा से शुरू करूंगी। तो ये भी बड़ा मजेदार एक डेस्टिनी का अपना प्ले है कि दोबारा से जब शुरू हुआ तो मुझे लगा कि मैं कुछ ठीक अपने साथ न्याय नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक एक तरह से थोड़ा सा ये लगा कि मैं तो बड़ा, मतलब जिस स्टेचर पे, जिस लेवल पे, जिस पोजीशन पे मैं अपना करियर छोड़ के गई थी हिंदुस्तान, जो स्पीड में मैं नाचती थी, जो शार्पनेस थी, जो लय थी, जो बात थी, मुझे तो वहां तक पहुंचना है। मैं केवल शुरू करने के लिए, मुझे मुझे मजा नहीं आ रहा था, आनंद नहीं आ रहा था, कि बड़ी एक अंदर से लग रहा था कि सफोकेशन हो रही थी। मुझे 3 साल का वक्त लगा वापस उसी पोजीशन पे पहुंचने के लिए।
मतलब अपने अपने लेवल पे पहुंचने के लिए, जो लेवल मैं छोड़ के गई थी। तो मेरा चैलेंज मेरे साथ था, मेरा कंपटीशन मेरे साथ था। मैं अपना पुराना म्यूजिक सुनती थी, मैं कहती थी मैं इस स्पीड पे नाचती थी, ये मेरी स्पीड थी। एक लखनऊ में मैंने कथक महोत्सव में परफॉर्म किया था, तो उसमें मैंने धमार नाची थी और करीब 1.5 घंटे का मेरा सोलो था। मेरे पास वो ऑडियो निकला, तो वो मैंने ऑडियो सुना, तो मैं एकदम घुंघरू पहने और मैं शुरू हुई। मैंने कहा मुझे तो ये अचीव करना है दोबारा। तो मेरा कंपटीशन मेरे साथ, मैं अपने को मिरर इमेज में खुद को देखती हूँ कि ये मैं थी और अब ये मैंने ऐसा ही होना है। तो उसमें मुझे किसी चीज का ना वो नहीं आता, फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। कोई ऐसा कर रहा है, कोई वैसा कर रहा है, मैंने ऐसा, मैं जो करती थी मैं वैसा करना चाहती हूँ। और धीरे धीरे करके 3 साल का वक्त लगा। सिखाने से भी मैंने लवीना बहुत सीखा। मैंने जो यहाँ पे सिखाया, अपने टीचिंग मेथड को मैंने जो अडेप्ट किया यहाँ के अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ अगर बच्चे जीन्स में आ रहे हैं या ट्रैक सूट में आ रहे हैं तो एकदम से लगा कि अरे नहीं नहीं, अपना सलवार कुर्ते में आओ, चुन्नी हो, ऐसे ऐसे करके उनको धीरे धीरे सिखा के स्टेप और बाय स्टेप धीरे उनको उस माहौल में ढाला। ढाला, और उनको कैसे कैसे मोल्ड करके वहां तक लेके आए कि जो बच्चों को हिंदी नहीं आती थी उनसे वो आज कवित अच्छे तरह बोल रहे हैं और ठुमरी कर रहे हैं। और क्योंकि जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इंग्लैंड के हैं, तो आप उनको ब्लेम नहीं दे सकते हो कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, क्योंकि उनका माहौल ऐसा है, वो इस माहौल में पले बड़े हैं। तो उनको आप इंस्पायर कर सकते हो। तो जैसे कोई बच्चे आए हैं बाल खोल के आए हैं, एक फैशन ऐसे था, फ्रिंज था, तो बाल नहीं दिख रहे हैं, आंखें ढकी हुई हैं पूरे बाल में। तो मैं, अगर कोई बच्चा ऐसे क्लास में आता है, मैं बोलती हूँ प्लीज, मुझे तुम्हारी आंखें नहीं दिख रही हैं तो तुम मुझे कैसे देख पा रहे होगे। तो बच्चे थोड़े कॉन्शियस होते हैं कि उनके अगर पेरेंट्स कहते हैं ओ शी विल बी ऑल राइट दिस दैट, मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट ऑल राइट, शी मे बी ऑल राइट, आई एम नॉट ऑल राइट, कुड यू प्लीज टाई योर हेयर एंड लेट मी सी योर फेस। ये इंडिया में चैलेंजेस ऐसे नहीं होते हैं। उनको अब बताना है कि कृष्ण ने आके हाथ पकड़ा राधा का, तो फीलिंग अपने आप आ जाएगी इंडिया में, क्योंकि वो कृष्ण और हाँ राधा के साथ यूं ही एक अटैचमेंट हाँ जानते हैं। हाँ, उनके हर एक घर में वो तो कथाएं और वो सब चलता है चीज। अच्छा, जैसे किसी को मिथोलॉजिकल पीस सिखाना है, वो गोवर्धन लीला बतानी है, तो गोवर्धन की पूरी स्टोरी बतानी है, उनके लिए तो वो बिल्कुल ही एक बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट होता था कि किसी ने कहा कि गोकुल क्या है, वृंदावन क्या है, मतलब स्क्रैच बिल्कुल से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रैच से। और जहां पे जिस तरफ मैं रहती हूँ इंग्लैंड में, नॉर्थ वेल्स एंड नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे 16 साल पहले कथक का कोई क्लास नहीं थी। तो आई फील humbled, privileged, honored and proud to say that I had been the pioneer of Kathak in North Wales and North West. फिर मैंने यहाँ पे स्कूल्स में वर्कशॉप शुरू किया, तो लोगों को ऐसे लगता था कि वर्कशॉप होगा तो बॉलीवुड होगा। तो एक मैं आपको किस्सा बताऊं अगर आप हाँ कहें तो। बिल्कुल। एक जगह मैं वर्कशॉप के लिए गई और उस शहर का नाम है लिवरपूल। तो वहां पे मैं गई वर्कशॉप के लिए, और वो मशहूर मतलब इंस्टीट्यूशन था कि यहाँ पे बड़े रफ टफ टाइप के स्टूडेंट्स और माहौल है। बाउंसर खड़ा होता था उस स्कूल के बाहर डिसिप्लिन के लिए। तो जब मैं गई तो वहाँ स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसे सोचा कि कुछ बॉलीवुड होगा, कुछ कमर मटकेगी, कुछ ऐसे ऐसे होगा और ऐसे। तो ना जैसे किसी को नॉट काइंड ऑफ वेलकम वेलकम, मतलब थोड़ा टीज करने के लिए करते ना, ऐसे ऐसे करने लगे स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम, मतलब ओ एक मजाक नमस्ते, हो गया उनके लिए। मजाक, थोड़ा लेग पुलिंग टाइप। और मैंने सोचा कि मुझे तो यहाँ पे कथक सिखाना है, ये तो अभी बॉलीवुड को भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो कथक को कैसे करेंगे क्या। बट उस इंस्टीट्यूशन में मैं 10 साल गई हूँ सिखाने, और हर साल डिमांड होती थी मेरे कथक वर्कशॉप की उस स्कूल में, और लड़के लड़कियां सब करते थे।
फिर उनको मतलब एक बार जब देखा ना कि ये तो कुछ अलग ही है चीज, क्लासिकल का कुछ अलग ही है, तब उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसे सोचा नहीं था ऐसे होगा। जब तत्कार बताई, फुटवर्क, मैं तबला भी लेके जाती हूँ, मैं तबला भी सीखा, तबला भी मैंने उनको प्ले करके बताया, मैंने उनको जुगलबंदी का बताया, तबला बजा के फिर घुंघरू, फिर तबला, फिर घुंघरू। उनको बड़ा मेस्मराइजिंग लगा, उनको बहुत अच्छा लगा। और उसमें से 2-3 बच्चों ने क्लासेस ज्वाइन की मेरी कथक की। तो ऐसा नहीं है कि विदेश में सभी कुछ हरियाली होती है, आपको सब कुछ माहौल बना बनाया मिलता है कि आप जो भी करेंगे एक्सेप्टेड होगा। आप आपने जो शिक्षा ली है, आपने जो आपका कॉन्सेप्ट है, आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको अलग से उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। आप उन्हीं के अकॉर्डिंगली, उन्हीं के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली कुछ कर दोगे तो ताली वाली बजेगी और लोग इधर उधर हो जाएगा। आज ऐसे फेस्टिवल्स हैं जहां पे मैं 15-15 साल से जा रही हूँ फेस्टिवल्स में, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हैं, और वहां कथक के बारे में किसी को नहीं पता था। एक बड़ा मजेदार किस्सा है, एक इंटरनेशनल फेस्टिवल में मैं गई और वहां हिंदुस्तान से भी कुछ कलाकार आए हुए थे, राजस्थानी फोक डांसर्स। तो वहां पे मेरी कथक की वर्कशॉप चल रही थी। तो कथक की आवाज सुन के, म्यूजिक सुन के, वो राजस्थानी आर्टिस्ट जो थे, अलग अलग स्टेजेस बनी हुई थी, टेंट अच्छा। थे, बहुत ह्यूज एक कॉम्प्लेक्स। तो वो लोग आके मेरी वर्कशॉप में आ गए और उन्होंने कहा कि एकदम वो लोग खड़े हो गए आके कि तबले की आवाज सुनाई दी, और फोक आर्टिस्ट थे वो लोग राजस्थानी। तो मेरी जब वर्कशॉप फिनिश हुई, उसके बाद वो कहने लगे कि आप थोड़ा थोड़ा वैसे लग रहे हो, एक इंडिया में काजल शर्मा होती थी, आप वैसे लग रहे हो थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा मैं वही काजल शर्मा हूँ। और वो कहने लगे हमने आपका जोधपुर में देखा था या उदयपुर में देखा था। कितनी तो खुशी हुई होगी मैम आपको। मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे को लगा कि देखो इन्होंने मुझे मेरे काम से ही पहचाना। जाना। उन्होंने कहा कि हैट्स ऑफ काजल जी, आप यहाँ पे कथक का वर्कशॉप कर रहे हो। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आके देख रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जितने भी जा रहे हैं उतने तो मैसेज आके दे रहे हैं। और फिर ये अलग बात है कि मैंने उनके लिए फिर अगले दिन, 3 दिन का मेरा वर्कशॉप था, और उन्होंने कहा कि हमने 1 महीने से आए हैं, हमने घर के हाथ का खाना नहीं खाया है, तो मैं उनके लिए, सबके लिए आलू की सब्जी, पूड़ी, खिचड़ी बना के गई थी, हर के 14-15 लोगों के इंडिया लिए। वाला माहौल मिल गया आपको तुरंत। इंडिया वाला। तो डांस के जरिए हिंदुस्तानी फ्लेवर, अपना प्यार मोहब्बत, और जैसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सो वो कथक के जरिए ही मैंने महाराज जी का जो पौधा था उसका पेड़ लगा रही हूँ, और उसकी छाया में उसका आनंद ले रही हूँ, और आई एम ब्लेस्ड कि उनकी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ। ये जो यूके में आप इतना कह सकते हैं कला प्रवाह, जैसे हमारे कार्यक्रम का नाम है, ऐसी आप कथक प्रवाह वहाँ कर रही हैं अच्छा सा। बिल्कुल। और मतलब बहुत चैलेंजेस आपके सामने हैं। ऐसा मतलब इंडिया के लोग शायद सोचते हो कि नहीं इतना ठीक है, यूके में है तो फॉरेन में क्लासिकल को बहुत वैल्यू दी जाती है, मगर जब कोई जानता ही नहीं है, जैसे आपको जो चैलेंजेस फेस करने पड़े कथक के साथ। हाँ, यहाँ पे आप स्टूडेंट से ये नहीं एक्सपेक्ट करते हो ना कि आप शाम को, वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, जैसे दिल्ली का माहौल था मंडी हाउस का, हाँ, कमानी में एक प्रोग्राम हो रहा है, श्री राम सेंटर में हो रहा है, अब यहाँ देखो वहां देखो, देखने से कितना मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल। उनको बेचारे बच्चों को देखने को नहीं मिलता इतना कुछ। तो माहौल नहीं है, फिर वो घर में माहौल नहीं है, फिर अगर वो बच्चे कुछ कॉम्प्लेक्स कभी कभी फील करते कि उनके साथ वाले तो बॉलीवुड कर रहे हैं, हाँ। उनके साथ वाले तो वेस्टर्न बैले सीख रहे हैं, टैप सीख रहे हैं, हम कथक सीख रहे हैं, तो शायद हम बैकवर्ड ना लगे। और लवीना, एक चीज और भी जो मैंने फेस की है यहाँ पे, वो ये कि बीइंग अ ट्रेडिशनल डांसर, आई हैड दिस टैग कि आई एम ऑर्थोडॉक्स, आई एम नॉन क्रिएटिव, आई एम नॉट मॉडर्न, बिल्कुल। बैकवर्ड डांसर है। तो ऐसा नहीं है। ट्रेडिशन का मतलब, कभी भी ट्रेडिशन आपको पीछे नहीं खींचता। ट्रेडिशन परंपरा में
सृजन आता है, परंपरा में नयापन आता है। मैम ये तो बहुत प्राउड की बात है कि आप बिल्कुल अपना प्योर जैसा सीखा है वैसा करते हैं, मतलब जो गुरु से लिया है वैसे ही आपका नृत्य है, उसमें कोई वेरिएशन कथक से रिलेटेड हो सकती है मगर माहौल के हिसाब से आपने उसको नहीं कॉम्प्रोमाइज किया। अब जैसे कितना म्यूजिक है महाराज जी ने नया नया क्रिएट किया हम लोगों को सिखाने के बाद ना, जब मैं इधर आ गई तो इतना म्यूजिक बना। महाराज जी का तो क्रिएशन अथाह है, अपरंपार है, सागर है। तो वो म्यूजिक लेके फिर अपना उस पे कोरियोग्राफ करना। और जैसे हमारे कोर्स में स्पेशलाइजेशन में, क्योंकि नेशनल संगीत नाटक एकेडमी स्कॉलरशिप था, तो उसमें सिलेबस था कि एक ठुमरी, एक भजन, एक तराना, वैरायटी के लिए ना, फ्लेवर्स के लिए, कि हर तरह का अभिनय आना चाहिए, डिवोशनल, श्रृंगार, और तराना है तो एक मोगल स्टाइल का है, गजल है, सब। तो जैसे हमने मतलब उनका महाराज जी से हमने सीखा कैसे कैसे कथक को बनाया जाता है, नृत्य को कैसे बनाया जाता है, मूवमेंट्स को जन्म कैसे दिया जाता है, उसकी यात्रा कैसे रहती है। तो आज महाराज जी के ही आशीर्वाद से अनेकों ठुमरियां, अनेकों तराने, अनेकों भजन, अनेकों वंदनाएं, इतने साल से, 30 साल से, 35 साल से मैं लगी पड़ी हूँ, कर रही हूँ। और उन्हीं के आशीर्वाद से कहीं मैं स्टक होती हूँ तो आंखें बंद करके उन्हीं को याद करती हूँ कि महाराज जी अगर आप होगे तो कैसे करोगे, तो ऐसे लगता है वो सिखा रहे हैं। तो मैं सीखती हूँ, करती हूँ। और मतलब आजकल की जनरेशन अगर इस चीज को अदर वे नहीं ले, आई एम नॉट बीइंग लाइक उसको मैं बढ़ा चढ़ा के बताऊं, अगर ऐसी बात नहीं है। दिस इज फैक्ट एंड दिस इज कमिंग प्योरली फ्रॉम माय हार्ट। कितनी बार सपने में मैं क्लास अटेंड करती हूँ महाराज जी की, एक रूहानी रिश्ता होता है ये। तो सिर्फ मटेरियल का नहीं है कि 4 टुकड़ा सीख लिया, 4 बंदिश सीख ली। यही एक दौर जो आप कह रही ना, 4 टुकड़े और 4 बंदिश, ये एक दौर आ रहा है जो स्टूडेंट्स में सिर्फ मटेरियल की चाह बढ़ गई है कि ज्यादा कलेक्शन होना चाहिए, या एक हो गई है, एक दौड़ हो गई है ये। तो इस चीज पे ये आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यंग जनरेशन के लिए कि जितना जो सीखा है उसको संजो के रखो और उसको इम्प्रूव करते चलो, उसको बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ, उसकी उसकी सुंदरता से खिलवाड़ मत करो, सुंदरता से छेड़छाड़ मत करो। जो मूवमेंट्स हैं अभी भी हम अगर करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, तो अभ्यास में हम मूवमेंट्स करते हैं, जितना ज्यादा हम करते हैं, जितना ज्यादा हम सिखाते हैं, हमारा नृत्य उतना ज्यादा अच्छा सुंदर बनता है और क्लियरिटी आती है, परिपक्वता आती है, और हम उसको उतना आसानी से कर पाते हैं। आज मैम आप हम लोगों की मतलब जो यंग जनरेशन है उसके लिए एक एग्जाम्पल है कि आप जिस एज में है और आपने जिस एज में एक बार ब्रेक करके जिस रफ्तार से अपने कथक को शुरू किया है और जिस तरीके से यूके में आपने बिल्कुल एक पेड़ जो बनाया है जिसके फल हो रहे हैं, तो ये एक बहुत प्राउड की बात है कि कथक हमारे इंडिया के, हाँ बिल्कुल आसान है। बच्चों के साथ बच्चों को, मेरा छोटा बेटा 5 साल का था जब मैंने दोबारा शुरू किया है, तो खाना बनाना, घर की सफाई करना, यहाँ पे कोई हाउस होल्ड हेल्प नहीं होती है, ड्राइव करना, उनको नर्सरी ले जाना छोड़ना, होमवर्क करना, खेलने लेके जाना, उनको क्रिकेट, उनका स्विमिंग, रात के 2-2 बजे तक काम करना, कपड़े प्रेस भी खुद करने पड़ते हैं। तो ऐसी रियाज तो नहीं कर सकती थी मैं रात के 2 बजे, क्योंकि घुंघरू की आवाज होगी। लेकिन बच्चा जब नर्सरी में जा रहा है तो थोड़ी देर, आधा 1 घंटा, एक को छोड़ने जाना, एक को लेने का टाइम आ रहा है, एक को छोड़ने का टाइम आ रहा है, कैसे कैसे करके जो अपना पर्सनल टाइम था उसको निकाल के कथक में लगाया। और मैं बहुत ज्यादा अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। महाराज जी से हम लोग मिलने के लिए गए थे लंदन, 4 घंटे की ड्राइव है, बहुत हैवी स्नोफॉल था, और दिसंबर के महीने में हम गए हैं। महाराज जी से जब पहली बार मेरे हस्बैंड मिलने गए थे तो सारे दिन की ड्राइव लग जाती है, क्योंकि जाना और आना।
तो 11 घंटे की उनकी ड्राइव हुई, महाराज जी से मिलने के लिए गए और उन्होंने कहा कि मैं इतना खुश था तेरे को खुश देख के कि तू इतनी खुश थी महाराज जी से मिलके। तो ऐसा लाइफ पार्टनर जिंदगी में मिलना जो बिल्कुल। कि हमारी खुशी में खुश हो, हमें आगे बढ़ाए और प्लस बच्चों को भी अटेंड करे। मेरे प्रोग्राम्स होते हैं तो बच्चों को अटेंड करना और साथ में वो मेंटल अंडरस्टैंडिंग जो कि एक बैकवर्ड काइंड ऑफ थिंकिंग होती है ना, कि अगर एक लेडी जा रही है, औरत म्यूजिशियंस जा रहे हैं, तो ताली दोनों हाथ से बजती है। बिल्कुल। हमने भी उनको वापस से उतना ही मेहनत और एक दूसरे का ट्रस्ट, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग, वो सब चीज तब आती है जब आपके काम में आपकी सिंसियरिटी होती है। ट्रैक मैम क्लियर होता है जब अपना, कि हमें बस अपना धीरे धीरे करते जाना है, कोई किसी से कंपटीशन नहीं है, किसी का कोई वो नहीं है, जो हमें करना है अपने सेटिस्फैक्शन उसको अपनी स्पीड से बढ़ाना है, किसी और की स्पीड देखकर अपनी स्पीड बढ़ा लेने का कोई मतलब भी नहीं। नहीं, अपना कंपटीशन अपने साथ। और 2013 की बात है, मेरी माँ ने मेरे से कहा, मैं हिंदुस्तान गई थी विजिट करने, तो मम्मी ने कहा कि तुम अब हिंदुस्तान आया करो, परफॉर्म करा करो, तुम्हारे साथ बहुत मेहनत की है, उसको वेस्ट मत जाने दो, और तुम इंग्लैंड में तो बहुत कर रही हो, हिंदुस्तान आके करो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे कर रही हो, क्या कर रही हो। तो सिर्फ मेरे से नहीं कहा, मेरे बच्चों को बुला के कहा कि अब ये जाएगी ना वापस तो इसको कहना कि रियाज करे और हिंदुस्तान आके परफॉर्म करे। मतलब मैम इतनी एज तक आपको वो इंस्पिरेशन मिलती रही कि करते रहना। और महाराज जी ने कहा कि तू हिंदुस्तान आके काम करा कर, हिंदुस्तान आके कर। हिंदुस्तान आते हैं, चार्ज होके जाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इतने महान कलाकार हैं यहाँ पे, इतना सब कुछ माहौल रहता है। तो हिंदुस्तानी जनरेशन को ये नहीं पता है कि उनके पास कितना सारा कुछ एडवांटेजेस हैं। हम लोग यहाँ पे रेगिस्तान में पेड़ लगा रहे हैं, बिल्कुल। ऐसे विपरीत हालात में पेड़ लगा रहे हैं और उसको रोज सींच रहे हैं, क्लासेस करने जाते हैं, 50-50 मील की ड्राइव है, वेदर खराब है, पेड़ टूटा पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, जा रहे हैं, और कुछ भी हो जाता है, मतलब घर को निग्लेक्ट करना है, फिर जाना है। एक कमिटमेंट है। आप तभी इंस्पिरेशन बनते हो जब आप कुछ करके दिखाते हो। तो स्टूडेंट्स तभी सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं और मेहनत करने को मजबूर होते हैं जब वो देखते हैं कि हमारा गुरु, हमारा टीचर वही कर रहा है जो वो कह रहा है। अगर हम उनको कहें कि आप रियाज करो, और मैं अपने परफॉर्मेंस से पहले रियाज के बगैर जाती हूँ और कुछ मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं कि मैं वो नहीं कर रही हूँ जो मैं उनको कह रही हूँ, तो उसका असर नहीं पड़ता। बहुत जरूरी है ये। और जो आप लोगों से जो मैसेज मिल रहा है यंग जनरेशन को, जिस तरीके की एक ऊर्जा मिल रही है कि कैसे लड़ते रहना है, फाइटिंग, एक कलाकार फाइटर भी होता है, और लड़ता रहना है। म्यूजिशियंस की कितनी प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैंने 12 साल बाद तबले की आवाज सुनी थी, 12 साल बाद। और मैं गई थी आईएसटीडी के एक मीटिंग थी, इंपीरियल सोसाइटी ऑफ टीचर्स ऑफ डांसिंग, जो हमारा एग्जामिनेशन बोर्ड है, मैं वहां की मेंबर भी हूँ, एग्जामिनर भी हूँ। वहां पे एक मीटिंग में मैं गई और वहां पे एक तबला प्लेयर आए हुए थे, वो थोड़ा सा ठेका उन्होंने रखा और लंच ब्रेक था, सब लोग लंच करने बैठ गए, सैंडविचेस वगैरह, लंच ब्रेक था तो लंच करने लगे। मैंने उस लंच टाइम में उस तबला प्लेयर को कहा, मैंने कहा आप जरा आएंगे इधर, आप जरा ठेका रखिए, मैंने कुछ नाचना है। वो 12 साल बाद मैंने तबले का थाप सुना, और वो सब मेरे साथ के जो मेंबर्स थे वो कहने लगे कि काजल अभी लंच ब्रेक है, थोड़ा बैठ जाओ। मैंने कहा मैं कैसे बैठ जाऊं, तबले की आवाज सुनी मैंने इतने साल बाद, मेरे तो पैर नहीं रुक रहे। तो भूख थी, एक ऐसी हंगर थी कि फिर से मुझे लाइव तबला सुनने को मिला। और अभी भी मैं हिंदुस्तान आती हूँ, सोलो करती हूँ अगर, तो तबला के साथ मैं यहाँ प्रैक्टिस थोड़ी कर पाती हूँ, यहाँ पे अवेलेबल कहाँ है। तो वो ही अपने को ही रिकॉर्ड करके अपने को ही सुनना और लहरा मशीन के ऊपर करना, विच इज नॉट, यू सी, आपके साथ अगर एनवायरमेंट टफ हो तो मुश्किल हो जाता है।
बहुत मुश्किल हो जाता है। कहते ना कलाकार के लिए जैसे तबला लहरा सब लाइव होता है तो मिजाज अपने आप बन जाता है, मतलब एग्जैक्टली खुद मन करने लगता है। हाँ, और यहाँ पे वो चीज सुनने को नहीं मिलती। 2014 में मेरा एक प्रोग्राम था वसंतोत्सव में, महाराज जी का वसंत का जो फेस्टिवल होता है, सोलो था मेरा उसमें। तो अकरम मेरे साथ तबला बजा रहे थे। तो मैंने रियलाइज किया, मैंने अकरम से कहा कि अकरम आपको याद है 21 साल पहले आपने मेरे साथ भोपाल में तबला बजाया था, उसके 21 साल के बाद आप कमानी में आज मेरे साथ बजा रहे हो। तो इतना आसान किन नहीं चीजों है। की कमी वहां लगती है और किन चीजों के हाँ विपरीत हाँ हालातों में फेस करना पड़ता है। हाँ, एग्जैक्टली वही मैं बताना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में आपको इतना सब कुछ मिल जाता है तो उसकी कदर करनी चाहिए। लोग पता नहीं क्यों उसके बावजूद रिकॉर्डेड म्यूजिक की तरफ जाते हैं। हमें तो लाइव म्यूजिक मिल जाए तो हमें तो, मुझे जो खाना नहीं चाहिए अगर मुझे लाइव म्यूजिक मिल जाए तो दैट इज द फूड फॉर माई सोल। मैम कुछ एक मैसेज आप युवा पीढ़ी के लिए, जो हमारा कार्यक्रम है कि कला प्रवाह इसी को ही ट्रैक पे लेके चल के कि सारी गुरुओं को एक एक्सपीरियंस सबका लेना, यंग जनरेशन सुने तो कुछ, वैसे ही आप खुद में ही एक मिसाल है और आपसे बात मैसेज है। कर हाँ बिल्कुल, मगर हाँ फिर भी एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगी युवा पीढ़ी को? हाँ, युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग भी कथक से जुड़े हैं उनको सबको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। मैसेज, कभी कभी ऐसा होता है ना कि दवाई कड़वी लगती है लेकिन दवाई का असर होता है, वो हमको बेहतर करने के लिए होती है। तो प्यार और आशीर्वाद तो मीठा मीठा है ही, साथ में थोड़ी सी कड़वी दवाई की तरह बिल्कुल से ये बिल्कुल, गुरु मैसेज है है। आप, तो थोड़ी कड़वी दवा भी दे सकते हैं। कड़वी दवाई का मैसेज है जो कि उनके लिए फायदेमंद होगा कि आप डू नॉट एक्सपेक्ट मोर देन यू डिजर्व। आप पहले ये देखो, आपने आपने जिंदगी कितनी दी है उस चीज के लिए, आपने कितना उसके साथ रिश्ता निभाया है अपनी कला के साथ। आप 4 साल में, 4-5 साल में आप वो लेवल पे आना चाह रहे हो जो, टू मच एक्सपेक्ट मत करो अपने आप से, अनलेस कि आप ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली उन 4-5 साल में कमाल किया है कुछ। तो मेहनत, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। और डोंट डोंट जस्ट लुक फॉर इमिटेशंस, इमिटेशंस पे मत जाओ, आर्टिफिशियलिटी पे मत जाओ कि ये क्योंकि पर्टिकुलर वीडियो को 2 मिलियन व्यूअर्स ने वॉच किया तो वो स्टाइल लेके हमने कथक में डाल दिया। इस तरह की चीजों से ना थोड़ा दूर रहना चाहिए। आपके वीडियो को चाहे 100 लोग भी नहीं देखें, लेकिन जो 100 लोग, 99 लोग देखें, वो इतनी शिद्दत से देखें और इतने प्यार से देखें कि आपको उस पर आशीर्वाद मिले। मतलब एक होता है ना मार्गी संगीत, एक होता है देशी संगीत। तो आप बॉलीवुड से अपने कथक को मत कंपेयर करो कि उनकी पॉपुलैरिटी, उनका ग्लैमर, दैट इज अ डिफरेंट स्टाइल, दैट इज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ लाइफ एंड आर्ट फॉर्म। क्लासिकल जो हमारा है वो कमिटमेंट की आर्ट है, वो रास्ता दिखाने की आर्ट है, वो साधना की आर्ट है, वो आपको जिंदगी भर तक आपके साथ रहेगी, वो आपका साथ आसानी से नहीं छोड़ेगी अगर आपने उसको पकड़ के रखा है तो वो लाइफ लॉन्ग तक रहती है साथ में, कितनी भी उम्र हो जाए। महाराज जी को देखिए आप, कितने, मतलब क्या हम लोगों के लिए मिसाल है, हम धन्य हैं कि ऐसे टाइम पे हमारा जन्म हुआ जब हमने इतने महान गुरु को देखा और देख रहे हैं। और मैं तो भगवान से कहती हूँ कि हजारों साल तक हम उनको ऐसे देखते रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। तो वो चीज सीखें कि क्लासिकल डांस फॉर्म आपके साथ लंबी यात्रा तक रहेगी, नियम है उसमें, आपके शरीर को फायदा होता है उससे, आपकी आत्मा को फायदा होता है, आपके स्पिरिचुअलिटी, आपकी मेंटालिटी, आपकी फिजिकल मेंटल पावर को एनहेंस करता है। आप रियाज करते हो तत्कार का तो देखो आपकी लोअर बॉडी कैसे स्ट्रांग होती है, वो 4 झटके मटके में नहीं स्ट्रांग होगी। आज तक
ऑन रिकॉर्ड्स कथक से कभी भी कोई इंजरी नहीं हुई है। कोई हिप में प्रॉब्लम, एल्बो में प्रॉब्लम, शोल्डर में प्रॉब्लम, कुछ ठीक है, वो ब्लिस्टर हुआ होगा, थोड़ा घुंघरू से पैर कट गया, खून निकल आया, अलग बात है। लेकिन जैसे आप ओवर एक्सर्ट करते हो, जिम में एक्सरसाइज गलत कर ली या कोई दूसरा आपने एक्टिविटी करी तो उससे इंजरी आ गई। कथक से, शास्त्रीय नृत्य से मैंने कभी भी किसी का डांसर का नहीं सुना कि बिकॉज ऑफ दैट आर्ट फॉर्म उसको इंजरी आई। तो इट इज वेरी सेफ, इट इज स्पिरिचुअल, इट इज द प्योर फॉर्म जो कि हमें अपने महान एंसेस्टर्स से मिला है, उसकी कदर करो। हमारी माँ होती है, चाहे वो जैसी भी हो। तो हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारा डीएनए है, जो हमारी भारतीयता है, हम उसी चीज के लिए बने हुए हैं और वो ही हमारे ऊपर सूट करेगी। और ये तो मैं सभी कलाओं का मैं आदर करती हूँ। वेस्टर्न, मैं यहाँ इंग्लैंड में 27 साल से रहती हूँ। मैं यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के लाइफस्टाइल को, सबको मैं नमन करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, और मुझे जो अच्छा लगता है वो है कथक। और वो कथक वो जो मैंने अपने गुरु से, हम लोगों के लिए बहुत प्राउड की बात है कि आप वहाँ यूके में रहकर हमारे कथक का जो बीज आप वहाँ दे रही है, बहुत ही हमारे लिए खुद ही बहुत गर्व की बात है। और प्राउड करना चाहिए इंडियंस को कि एक काजल शर्मा मैम है जो वहाँ कथक का बिल्कुल एक पौधा बना रही, पेड़ बना रही। छोटा सा किस्सा बताती हूँ। मैं इंडिया गई थी वर्कशॉप के लिए, तो वहां पे उन्होंने एडवर्टाइज किया कि इंग्लैंड से आई हैं, महाराज जी की स्टूडेंट है ये। तो कुछ बच्चे थे, वो जीन्स में आए कथक की वर्कशॉप में। तो मैंने उनको देख के कहा, मैंने कहा आप लोग कुर्ता पजामा सूट में क्यों नहीं, चुन्नी मुन्नी आप लोगों की? वो बोले हमें तो लगा आप इंग्लैंड से आई हो तो जीन्स में हम आ गए थे। तो ये कॉन्सेप्ट अब शायद किसी को नहीं रहेगा। मैं, क्योंकि हम जो है वो, हमारी आइडेंटिटी हमारे अपने कल्चर के साथ है। और मैं आपकी जब भी फेसबुक पे या कहीं आपकी वीडियोस, बिल्कुल आप अपने बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से दिखती है आप हमेशा। मैंने हमेशा माय ट्रेडिशंस, आई लव माय आर्ट फॉर्म। और ये तो मुझे चुना है शायद भगवान ने इस आर्ट फॉर्म के लिए। तो मुझे लगता है मैं एक जरिया हूँ। तो जितना मैं यहाँ अपने आर्ट का प्रमोशन कर सकती हूँ, अपने कल्चर का प्रमोशन कर सकती हूँ, और उसके लिए अवार्ड मिलते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, एनकरेजमेंट मिलता है। मुझे यहाँ फर्स्ट चेशर अवार्ड मिला, इंटरनेशनल विमेंस ईयर पे मुझे अवार्ड मिला कि आर्ट को प्रमोट करने के लिए। और सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि जब मैं अपने आप से अपने को कंटेन पाती हूँ, खुश पाती हूँ, तो वो खुशी मेरे नाच में निकल के आती है कि मैं जो कर रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ। ये बहुत बड़ा मैसेज है। चलते चलते एक चीज और, कि कुछ एक पढ़न, कुछ ऐसा कवित जो आपको बहुत प्रिय हो, गुरुजी से सीखा हो और एक छवि जैसी बन जाती है कुछ कुछ चीजों की, ये चीज सीखी है, ये बस हमेशा के लिए याद है, कुछ सुनाइए। अच्छा, लखनऊ घराने में जैसे हम लोग कवित नहीं करते हैं, जयपुर घराने में करते हैं। तो जयपुर में कवित वगैरह सीखे थे मैंने बचपन में। लखनऊ घराने में महाराज जी की हर एक बंदिश लाजवाब है। जो कुछ खास चीजें हैं जिससे कि मेरा कुछ कनेक्शन है, एक परन है जो फेस्टिवल ऑफ इंडिया जापान में मैं किया करती थी, महाराज जी के साथ मैंने टूर किया था। शाश्वती दीदी, दुर्गा, वेरोनिक और मैं, हम 4 लोग गए थे फीमेल डांसर्स में। तो हम लोग का एक छोटा छोटा सोलो का पीस आता था, तो उसमें मेरी एक परन होती थी। और उस परन पे मुझे इतने सारे इनाम मिलते थे वहां पे। ग्रीन रूम में जैपनीज ऑडियंस आती थी और वो कहते थे वेयर इज काजल, दिस इज फॉर काजल। तो ऐसे सब लोग मजाक करते थे कि अरे इतने सारे लोगों ने नाचा, प्राइस काजल के लिए क्यों आ रहा है? तो वो परन में ऐसी क्या बात थी। तो बाद में फिर महाराज जी ने एक बार कहा कि मैं दिल्ली में नाच रही थी, महाराज जी सामने बैठे आशीर्वाद दे रहे थे, महाराज जी ने कहा काजल वो वाली परन नाच। तो मैंने कहा जी महाराज जी। तो मुझे लगा कि महाराज जी वो परन मेरे से देखना चाह रहे हैं, उस पे आशीर्वाद है। अब तो वो ऐसा हो गया है कि वो परन के बगैर मैं, कोई मेरा प्रोग्राम वो अधूरा है अगर मैं वो पूरा ही परन नहीं होता है। तो
उस परन का नाम महाराज जी ने काजल की परन रख दिया है कि ये काजल को मतलब दे दी है, काजल ने उस पे अभ्यास किया है। बहुत बहुत प्यारी छोटी सी परन है और उसमें यति का बड़ा अच्छा स्वरूप बनता है, गौपुच्छा यति। कृदेन नाना धिन दिन नाना तिन तिन ता त्रिगदेन दिन दाधा कृदेन नाना धिन दिन नाना तिन तिन ता त्रिगदेन दिन दा दे दे त्रिगदे त्रिगदे तगन्न दित्ता दे दित्ता तातिट कद गदिगिन धा कत गदिगिन धा गदिगिन दा गिनदा दा तातिट कद गदिगिन धा कत गदिगिन धा गदिगिन दा गिनदा दा तातिट कद गदिगिन धा कत गदिगिन धा गदिगिन दा गिनदा धा। तो इसको मैं बैठे बैठे अभी कर देती हूँ क्योंकि अगर मैं खड़ी हुई तो फिर मेरा फ्रेम खराब हो जाएगा। तो धे त्रिगदे तगन्न देता धे देता। अब इसमें आप बॉडी के लो एंड हाइस को नोटिस करो कि ये समतल है, फिर ये ऊपर गया, फिर तगन्न देता तल हस्त चक्र नीचे गया, तो उधर पुष्पक से तल हस्त चक्र देता, अंजुरी से फिर ये इधर गया ऊपर से नीचे देता, और इसका पैर देता तिट कत गदिगिन धा कत गदिगिन धा गदिगिन धा गिनदा धा। अब कत गदिगिन धा का साउंड फर्क है, कत गदिगिन धा गदिगिन धा घिनधा पे हील आ गए, फिर धा एकदम सबसे ज्यादा हार्ड साउंड, जैसे पोइट्री होती है ना कविता की तरह, ता तिट कत गदिगिन धा कत गदिगिन धा गदिगिन धा घिनदा धा। तो ता तिट कत गदिगिन धा कत गदिगिन धा गदिगिन धा पे चक्कर घिनदा धा घिनदा धा घिनदा धा, लास्ट का सम घिनदा धा। तो फेवरेट परन है। और एक मैं अभी तिहाई बनाई है, मैम पूछ नहीं जा रही थी मैं आपसे। तो सब कुछ महाराज जी को सोच के बनाती रहती हूँ, कुछ कुछ करती रहती हूँ। अगली बार दिल्ली आऊंगी तो मैंने ये परफॉर्म करनी है। दिन दादा दिन दिन दादा तिन तिन ता तक दिन दिन दादा दिन दिन दादा दिन दिन दादा तिन तिन ता धान धान दिन दिन न न न न न न न न न कते तगिन। हाँ, इस पर इसकी तिहाई की मतलब विजुअलाइज किया है कि जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, धान धान पखावज, धान धान दिन दिन मंजीरा, न न न न न न न घुंघरू, धान धान दिन दिन न न न न न न कतिट तगिन धगतिट कत गदिगिन तबला, फिर तुना किट धा तबला। तो तबले की तो भरमार रहती है कथक के बारे में। तो तो जब मैं इसको परफॉर्म करूंगी तो मैं इसको ऐसे विजुअलाइज कर रही हूँ कि इंस्ट्रूमेंट का ही सिंबॉलिक रख के दिन दादा दिन दिन दादा तिन तिन ता तक दिन दिन धान धान दिन दिन न न न न न न न न न कतिट तगिन धग तिट कत गदिगिन तुना किट धा 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 धान धान दिन दिन न न न न न न न कतिट तगिन धग तिट कत गदिगिन तुना किट धा तुना किट धा तुना किट धा धा तुना किट 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 धा धान धान दिन दिन न न न न न न न न कतिट तगिन धग तिट कत गदिगिन तुना किट धा 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 तुना किट धा। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इमेजिनेशन, और बोल बहुत सुंदर है। और जो आपने इमेजिनेशन बताई कि हर एक इंस्ट्रूमेंट थोड़ा थोड़ा लेके, बहुत ब्यूटीफुल। हाँ। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और बहुत ही मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आज आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं और आशीर्वाद दिया है युवा पीढ़ी को। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके कार्यक्रम का नाम बहुत अच्छा है, प्रवाह है, उसमें कंटिन्यूटी है, और ये कंटिन्यूटी सबकी जिंदगी में चलती रहे, कहीं भगवान ना करे कोई ब्रेक आए। और कला में तो प्रवाह होना ही चाहिए, क्योंकि लय तो हमेशा समय की एक सी गति को कहते हैं, तो बहता ही रहना चाहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मेरी पूरा पूरा आपको आशीर्वाद है, स्नेह है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग जो कर रहे हो, भगवान करे ऐसे आगे करते रहो और यंग जनरेशन को इंस्पायर करो और राइट ट्रैक पे लेके आओ। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक जो थोड़ा बहुत इधर उधर चले जाते हैं ना, उनको खींच खांच के लेके आके सम पे लेके आओ उसको। बिल्कुल बिल्कुल,
बिल्कुल हमारी कोशिश है। और थैंक यू सो मच मैम। और डेफिनेटली आप लखनऊ आएंगी तो हम जरूर आपसे मिलेंगे, बिल्कुल। जरूर से। लखनऊ, लखनऊ को मेरा नमस्कार, और पूरे हिंदुस्तान को मेरा नमस्कार और प्यार। और क्या बताएं अब, क्योंकि जहाँ कथक का आता है वहां मैं हिंदुस्तानी पहुंच जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो आप सब लोगों को, लखनऊ वालों को खास करके, और जरूर से फिर मुलाकात होगी। और लखनऊ तो इतना अच्छा अच्छा खान पान वहाँ का सब, और तहजीब और सब कुछ। तो आई होप सब लोग सेफ रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, और सब लोग इस तरह कथक से प्यार करते रहें, कथक के कार्यक्रम देखते रहें, और प्रवाह में प्रवाहित होते रहें। बिल्कुल मैम, थैंक यू आपके आशीर्वाद के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।